अभी सही हुआ क्या? ठीक है, फिर वीडियो ऑन नहीं करते हैं। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं केटीजी। केटीजी में हमने देख लिया है कि स्पीड क्या होती है, और अब हम लोग देख रहे थे, अबे बकवास मत करो, प्रथम पढ़ाई पे फोकस करो। हम लोग देख रहे थे मैक्सवेल्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर स्पीड। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर स्पीड में क्या देखना है? अगर कोई हमने सैंपल ले लिया, कोई कंटेनर है, उसमें मान लो गैस भरी हुई है ना, इसके अंदर गैस भरी हुई है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में हर एक स्पीड से मूव कर रहे होते हैं ना। 0 से इन्फिनिटी के बीच में हर एक स्पीड से मूव कर रहे होंगे। तो उसमें कितने मॉलिक्यूल किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, उसके लिए ये एक रिलेशन था। रिलेशन फिर से लिख रहा हूं, 1 मिनट लिख लेने। तो ये m/2π/kT पावर में 3/2 4πc²। तो ऐसा कुछ उन्होंने रिलेशन डिराइव किया। यार ये तो मैक्सवेल साहब ने बताया नहीं मुझे कि कितने साल लगे थे, तो अब इस पे फोकस नहीं करते हैं, अभी इसी पे फोकस करते हैं कि इक्वेशन क्या है। तो dN/dc यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नहीं नहीं, मैक्सवेल जी ने बहुत कुछ बताया था, ऐसा नहीं है। अबे 2 मिनट रुको भाई, पहले थोड़ा बताने तो फिर समझ आएगा यूज कैसे है। ठीक है, तो dN/dc ये है, इसमें m क्या है? मॉलिक्यूलर मास। k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। T टेम्परेचर इन केल्विन है। फिर लैग हुआ क्या? सही है अभी सब कुछ? सही है बच्चों? यार छुट्टी तो हो नहीं सकती है, अब आज थोड़ा चलने दो, ऐसे कभी कभी हो जाता है कुछ प्रॉब्लम।
तो देखो अब क्या है, इसमें m क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, और c यहाँ पे जो है वो स्पीड है ना, कि जिस स्पीड से हम मॉलिक्यूल्स का नंबर देख रहे हैं ना, c क्या है, वो वाली स्पीड जिसके लिए हम ये नंबर देख रहे हैं ना। तो अगर हम इस dn बाई डी का c के साथ ग्राफ ड्रॉ करें, तो ये देखो ग्राफ ऐसा कुछ आया, ये नोट हो गया है। तो इसका उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया, n नंबर है, n नंबर है, dn यहाँ पर है ना, dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो c स्पीड से मूव कर रहे हैं, पर n यहाँ पे टोटल नंबर एक तरह से ले लो। n, अच्छा अभी और आगे समझाता हूं ना, अभी बस ऐसे नोट कर लो ना, dn बाई डी क्या है वो अभी नोट कर लो। चलें आगे। हाँ, ये याद नहीं रखना है ना। तो इसमें अगर हम लोग dn बाई डी का c के साथ ग्राफ ड्रॉ करें, हाँ मैं ही हूं, मैं दो जगह से लॉग इन करता हूं ना, एक में चैट देखता हूं और एक में पढ़ाता हूं। तो देखो यहाँ पे क्या है, dn बाई डी का c के साथ अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। अबे नरेंद्र बंद रख अपना ये, वैसे ही सब लैग हो रहा है और ऊपर से और हैवी हो जाएगा फिर। तो ऐसा कुछ ग्राफ आता है ना, ये ग्राफ में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बढ़ते जा रहे हैं उससे चलने वाले, फिर एक पीक वैल्यू आ रही है और फिर ये कम होने लग गया, और लास्ट में टेंडिंग टू जीरो जा रहा है ना। तो ये जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जिससे चल रहे हैं वो वाली स्पीड हमारी कौन सी स्पीड है, ये वाली स्पीड ही हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ना। मोस्ट प्रोबेबल से कम होती है एवरेज स्पीड, तो एवरेज थोड़ा आगे होगी, सी एवरेज, और सी आर एम एस सबसे आगे होगी ना, यहाँ पे कहीं होगी। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे कोई एक जगह एक ऐसा छोटा सा स्ट्रिप ले लूं ना, कोई सी डिस्टेंस आगे डीसी लेंथ का एक स्ट्रिप ले लूं, तो इसका एरिया हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये इसकी विड्थ कितनी है डीसी ना, इसकी ये विड्थ कितनी है डीसी है ना। क्या हुआ श्रेयस, क्या डॉट डॉट भेजे जा रहा है, इसकी विड्थ डीसी है और हाइट कितनी है dn बाई डी, तो इसका एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हाइट dn बाई डी इंटू डी, तो ये क्या बता रहा होगा, dn क्या है, ये जो सी स्पीड से चलने वाले जो मॉलिक्यूल हैं उनका नंबर है ना, ये dn क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ स्पीड c। ठीक है बच्चों, तो इसके अंडर का हमें एरिया क्या दे रहा है, जब आपने इतने पार्ट का एरिया निकाला तो इस स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल का नंबर दे रहा है। अगर हम पूरा एरिया निकाल लेंगे तो पूरा एरिया क्या देगा, अगर हम dn बाई डी ये y है, ये y है, ये dx है ना, इंटीग्रल y dx कर रहे हैं, x पे c है,
इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे पूरा c की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट तक, तो ये क्या दे देगा? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ना, तो इस ग्राफ का एरिया जो होगा, इस ग्राफ का एरिया जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये? अबे अमन तू मजे ले रहा है, लैग वैग कुछ नहीं है, सही है ना सब कुछ? अभी है लैग? ठीक है, तो ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको कि इसके अंडर का जो एरिया होगा, ये पूरा एरिया हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देगा ना? अब यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं ये dn बाई डी सी को और समझा देता हूं ना। dn बाई डी सी देखो क्या है, dn यहाँ पे क्या बता रहा है कि c स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल, और कितने रेंज में? डीसी रेंज में। डीसी रेंज में c स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल कितने हैं? dn है। तो यूनिट रेंज में, यूनिट यहाँ पे अगर मैं यूनिट रेंज लेता, c डिस्टेंस पे यूनिट रेंज लेता, तो उससे चलने वाले मॉलिक्यूल कितने हो जाते हैं? dn बाई डी सी हो जाते ना। ये बात समझ आ रही है? तो अब मैं इसको क्या बोल सकता हूं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग विथ स्पीड c पर यूनिट स्पीड। पर यूनिट स्पीड मतलब यहाँ डीसी की जगह यूनिट रेंज लिया हुआ है ना, तो dn बाई डी सी को क्या बोलूंगा मैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ स्पीड c और किस रेंज में? पर यूनिट स्पीड, यूनिट रेंज में है ना। यहाँ पे ग्राफ में कितना रेंज लेना है सी डिस्टेंस पे, वो रेंज कितने का है? 1 का लिया है, वो बता रहा है dn बाई डी सी। अब अगर मैं मान लो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होना चाहिए? ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, कैसे होना चाहिए? अगर इस जगह पे मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, अगर ऊपर जाएगा तो इसके अंडर का एरिया बढ़ेगा कम होगा? अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो, अगर ग्राफ ऊपर उठता है तो उसके अंदर का एरिया बढ़ेगा। और एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे? बता अमन, तू नहीं बोला था सबसे पहले कि हाँ ऊपर जाएगा? नहीं बढ़ेंगे ना। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? ये आगे जाना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो जानी चाहिए? जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो अंडर रूट ऑफ टी के प्रोपोर्शनल। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, इसका मतलब पीक आगे शिफ्ट हो जाएगा ना। अब अगर पीक आगे शिफ्ट होगा ना, पीक आगे शिफ्ट होगा तो ग्राफ को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, सो दैट कि अगर ये राइट को जा रहा है तो थोड़ा नीचे आ जाए, ताकि एरिया सेम बना रहे। तो अब जो नया ग्राफ होगा कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे ना, थोड़ा नीचे आ जाएगा पहले से और आगे शिफ्ट हो जाएगा, ताकि एरिया कांस्टेंट बना रहे। अगर ये T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 टेम्परेचर पे है, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे होंगे तो पीक आगे जा रहा होगा ना, ये आगे को जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे पीक। समझ आ रहा है सभी को? हाँ अमन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है ना। अगर आपने कंटेनर को बंद कर दिया तो एक बार जो भी सैंपल ले लिया वो फिक्स है, उसका नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो उस टाइम तक एरिया नहीं बढ़ेगा ना। बस पीक आगे पीछे शिफ्ट होगा और पीक आगे जाएगा तो ये नीचे आएगा ना, तभी एरिया कांस्टेंट रह पाएगा।
हाँ, टोटल एरिया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताएगा ना, यहाँ यही लिखा है ना, देखो ये ना, यहाँ पे हमने देखो क्या निकाला है, इंटीग्रल वाई डी एक्स किया है ना। इंटीग्रल वाई वाई एक्सिस पे क्या है, डी एन बाई डी सी है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, सी है। तो इसका ये इंटीग्रल वाई डी एक्स क्या देता है, एरिया देता है ना। तो ये एरिया निकाला है ना, एरिया क्या बता रहा है हमें, डीसी डीसी कट जाएगा, डीएन का इंटीग्रेशन, डीएन का इंटीग्रेशन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हमें इतना ही समझना था कि इस टाइप का कुछ ग्राफ आता है, और इस ग्राफ से पता चल रहा है कि जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक हर स्पीड से मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, मीडियम रेंज में, मीडियम स्पीड से मूव कर रहे हैं ना। बहुत कम स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल बहुत कम है, और बहुत ज्यादा स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल भी बहुत कम है ना। बस आपको याद क्या रखना है, यही याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इस रेंज में रहते हैं, मीडियम स्पीड से चलते हैं, और उसमें सीएमपीएस सबसे ऊपर रहता है, फिर ये और ये टेम्परेचर बढ़ाने पे ग्राफ क्या होता है, ये याद रखना है। अनम्यूट करो आयुष। तो जो जो याद रखने वाले पॉइंट है वो मैं लिख देता हूं ना। ये नोट हो गया, अगले पेज पे चलूं। तो अब जो जो पॉइंट हैं वो नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ वेरी लो और वेरी हाई स्पीड आर वेरी लेस ना। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल क्या है, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल मीडियम स्पीड से मूव कर रहे हैं ना। यहाँ का ग्राफ भी नीचे है, यहाँ का ग्राफ भी नीचे है। नोट करो जल्दी इसको। ना सेकेंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ना मीडियम स्पीड से ही मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल मूव करते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही हो गया ये भी ना। इसके अंडर का एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सैंपल। हाँ भावेश, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हाइट कम हो जाएगी, वो भी मैं लिख रहा हूं ना। आप देखो ऐसे समझ लो कि जैसे जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मान लो आपके पास कोई ऐसा एक रेक्टेंगल था, इसका एरिया कुछ आपको पता है। अब अगर एरिया सेम रखते हुए मुझे इस ग्राफ को आगे शिफ्ट करना है, नीचे वाला पार्ट अपनी जगह है। अब मैं अगर केवल हाइट सेम रखते हुए इसको ऐसे आगे तक बढ़ा दूं, तो एरिया बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं ग्राफ को, तो थोड़ा मुझे हाइट कम करनी पड़ेगी इसकी ना, तभी तो एरिया सेम रह पाएगा।
समझ आ रहा है? अगर मैं इसको आगे को खींच रहा हूं तो एरिया नीचे लेना पड़ेगा हाइट, तभी एरिया दोनों जगह का सेम हो पाएगा। तो वहां पे वही किया है ना, उसके हाइट को कम किया है और आगे राइट में शिफ्ट किया है। If we increase temperature, then peak will be lowered and shifted to right। पीक ही नहीं, सारा ग्राफ ही एक तरह से ना। ग्राफ थोड़ा नीचे आएगा और राइट को शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्टेड। यहाँ पे देखो एक पॉइंट और है, जहां पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी वहां पे dn बाई डी सी कितना होगा। अगर मैं यहाँ पे इस चीज को टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा यहाँ पर, 0 आएगा ना। जीरो आएगा, मतलब ये अगर y है, ये x है, तो वहां पे dy बाई डी एक्स कितना हो रहा होगा, 0। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के टाइम पे dy बाई डी एक्स 0 हो रहा होगा। y एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, dn बाई डी सी है ना, यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है, dn बाई डी सी है, और x एक्सिस पे c है, मैक्सिमा है ना, हाँ। एट c इक्वल टू सी एम बी पी एस स्लोप 0 होगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट देखना है, मीन फ्री पाथ। नहीं नहीं, इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा रुको तो, थोड़ा थ्योरी पढ़ा लेने दो, फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होंगे। अमन चलें आगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता क्या है, जैसे हमने कोई भी सैंपल लिया तो इसमें मॉलिक्यूल सब रैंडम मूव कर रहे होंगे, तो रैंडम मूव कर करके क्या हो रहा होगा, बार बार वो जाके कोई और मॉलिक्यूल से टकराएगा, फिर इधर जाएगा, फिर कहीं इधर, ऐसे चल रहा होगा। तो अगर हम उसके कई बार जो चल, हर कोलिजन के बीच की ये डिस्टेंस, पहली बार में मान लो लैम्डा 1 चला, फिर टकराया, दूसरी बार में लैम्डा 2, तीसरी बार में लैम्डा 3, ऐसे कई बार चलते चलते टकरा रहा है। तो अगर हम उसके कई बार ये जो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस चल रहा है उन सबका एवरेज ले लें, मान लो एन कोलिजन के बीच में वो कितना चला, सबका डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन कर दें, तो इसी को हम लोग मीन फ्री पाथ ना, मीन मतलब एवरेज, फ्री पाथ का एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, ये कैसे डिफाइन है, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल
बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच में वो एवरेज डिस्टेंस कितना कवर करता है, इसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ ना। रैंडम मोशन में कोई बार वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके टकराएगा, कोई बार कम डिस्टेंस ट्रेवल करके टकराएगा ना, कुछ भी डिफाइन नहीं है। तो हम उनका एक एवरेज ले लेते हैं, एक लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स के लिए एवरेज ले लेंगे और उसी को बोलेंगे मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट आपको याद रखनी है, ये भी डिराइव नहीं करना है। इसकी वैल्यू कुछ आती है 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। जहां पे डी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, डी जो भी मॉलिक्यूल है, गैस का मॉलिक्यूल है, उसका डायमीटर डी है ना। डी यहाँ पे डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, और एन यहाँ पे है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ना। अगर मान लो एन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, और वी वॉल्यूम है पूरे कंटेनर का, तो स्मॉल एन क्या बोलोगे, N/V ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये नोट कर लो। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, ये आपको यूज पड़ेगा। अब इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं। सपोज कोई गिवन सैंपल के लिए ना, इसमें गैस है, ना सपोज हमने कोई एक सैंपल लिया हुआ है, उसमें गिवन मास, जो भी इसके अंदर मास लिया वो कांस्टेंट है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है। इसको कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो लैम्डा का क्या होगा ना, आपको ये बताना है। लैम्डा बढ़ेगा, लैम्डा कम होगा, या लैम्डा कांस्टेंट रहेगा, या कुछ बता नहीं पाएंगे ना, आपको ये बताना है। प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। लैम्डा बढ़ेगा, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, देखो आप कैसे सोचोगे, आपको पता है लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। टेम्परेचर बढ़ाने से डायमीटर का तो कुछ हो नहीं सकता, गैस का जो भी मॉलिक्यूल है उसका डायमीटर तो फिक्स होगा, लेकिन
स्मॉल एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में वॉल्यूम। तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, 1/√2 π d² n/v, v ऊपर आ जाएगा ना। अब अगर आप पीवी इक्वल टू एनआरटी से सोचो, अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है और इधर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम का क्या होगा? ना ये टर्म कांस्टेंट है ना, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो लैम्डा का क्या होगा? वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, नीचे के सारे टर्म कांस्टेंट है, तो ये क्या बताएगा कि लैम्डा भी बढ़ रहा है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया सभी को ना? हाँ, एन कांस्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन शुरू में दिया है ना, ये क्वेश्चन में एन और पी कांस्टेंट है, शुरू में दे दिया था। अब ग्राफ में कहा लैम्डा दिख रहा है तुझे? हाँ, एन तो कांस्टेंट ही होगा ना, एन बोल दिया गया कांस्टेंट है। यार लैग ना होने लग जाए, ऑन तो कर देता हूँ, बस लैग का ही दिक्कत है। ठीक है श्रेयस, अच्छा लग रहा हूं मैं। वेरी गुड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो सबको पार्टी मिलेगी इस बात पे। हाँ, इसी जन्म में मिलेगी भाई। पार्टी मतलब छोटू वाला वड़ा पाव खिलाऊंगा तुम लोगों को, देसी वाला बर्गर। तो छोटू का वड़ा पाव तो सुना होगा ना तुम लोगों ने, बहुत सही रहता है, एकदम मैगडी के बर्गर की तरह रहता है। हाँ तो बच्चों, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ऑलरेडी हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। यार ये क्या है, तुम लोग कुछ भी बोलते रहते हो। ये आजकल क्या चल रहा है, ये पावरी पावरी। ठीक है, पावरी करेंगे हम लोग भी। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। हाँ पता है, आजकल वो पाकिस्तान वाले कोई बंदी थी ना, उसके से स्टार्ट हुआ है। अबे चलो यार, टाइम पास मत कराओ तुम लोग। देखो अब, तो हम लोग अब नेक्स्ट कर रहे हैं, जैसे हम लोग कोई भी अगर सैंपल लेते हैं कंटेनर में, तो गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो रहे होंगे, मूव कर करके, गैस के मॉलिक्यूल जो होंगे वो मूव करके वॉल से टकराते रहते हैं। तो वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ना, तो प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन हम लोग अब देखने जा रहे हैं।
ना। तो अभी हम लोग ये डिराइव करेंगे, बट आपको ये जो प्रेशर का एक्सप्रेशन आएगा वो आपको याद रखना है। ये एक्सप्रेशन देखो क्या होगा, कंटेनर के वॉल पे जो प्रेशर फील हो रहा होगा वो कुछ आ रहा होगा, P इक्वल टू 1/3 mn/v इंटू CRMS का स्क्वायर, जहां पे m क्या है, मॉलिक्यूलर मास ना। यहाँ पे फिक्स है ना, हर बार हम लोग स्मॉल m से मॉलिक्यूलर मास दिखा रहे हैं। इसका अभी करूंगा डेरिवेशन। अरे यार लास्ट स्लाइड, तुम लोग ज्यादा बार टाइप कर देते हो तो वो ऊपर चला जाता है, फिर मुझे दिखता नहीं है। ज्यादा बार टाइप नहीं किया करो। सॉरी श्रेयस, अब मैं वीडियो ऑन नहीं रख पाऊंगा, तुझे बोर ही होना पड़ेगा। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, वो यूट्यूब पे सब आ जाएगी, देख लेना। यूट्यूब पे तुम सब्सक्राइब करके रखो, मेरे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ाते जाओ, सारे तुम्हें जो भी वीडियो आएंगे पता चलता जाएगा। वेरी गुड राज, वेरी गुड। राज तो एकदम सही काम कर रहा है। हाँ वो उसकी भी, ये सब मिला करके एक ही साथ ही हम लोग पार्टी कर लेंगे। जल्दी आ जाएंगे यार। वैसे तो अभी नंबर ऑफ केसेस बढ़ना बंद हो गए हैं, लगभग कांस्टेंट ही है। ये हो गया ये नोट। तो अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, स्मॉल m क्या है, स्मॉल m क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। कैपिटल N यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ना। इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है उनका टोटल नंबर है ना। और V यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। CRMS पता ही है आपको, RMS स्पीड है। यार अभी तुम लोगों ने ये देखा था, कल नोटिफिकेशन आया था कि 1 से 15 तक सब कुछ बंद कर दिया गया है, सारे स्कूल कॉलेज। तो अब नोटिफिकेशन आएगा कुछ, अब कम होने पर तो हो जाएगा स्टार्ट। कम होते ही आना चाहिए कोई नोटिफिकेशन। हफ्ते भर तो रुको ही अभी।
तो अब देखो यहाँ पे ये हम लोग पहले तो ये डिराइव कर लेते हैं ना, ये कैसे आ रहा है। यहाँ पे देखो जैसे जब हम प्रेशर का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे तो सी आरएमएस वाली स्पीड आ रही है। आप देखोगे हर जगह कैलकुलेशन में मोस्ट प्रोबेबल एवरेज ये सब नहीं आते ना, हर जगह कैलकुलेशन में आरएमएस स्पीड ही आएगी। अबे आर्यन कुछ बोल नहीं सकता भाई, अभी हफ्ते भर का ही मान के चलो, हफ्ता 10 दिन तो चलना ही है। तो हर जगह कैलकुलेशन में देखो आरएमएस स्पीड आती है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि आगे कभी भी कुछ कैलकुलेशन होगा तो आरएमएस स्पीड ही आपको यूज करनी रहती है। जैसे मान लो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी सैंपल की लिखनी है तो हम काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, हाफ एम सी वन स्क्वायर। सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है ना, तो सबका मास सेम पकड़ेंगे और सबकी स्पीड अलग अलग है, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए सबको ऐड कर लेंगे। तो अगर हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, m को कॉमन कर लेंगे, ना ऐसे आ जाएगा। अगर हम इसको n से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लें तो इतने टर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी आर एम एस का स्क्वायर बोल सकते हैं ना, अंडर रूट लगा दोगे तो हो जाएगा ना सी आर एम एस। यहाँ पे अंडर रूट लगा दोगे तो सी आर एम एस हो जाएगा। अंडर रूट नहीं है मतलब ये सी आर एम एस का स्क्वायर है, तो ये क्या है, हाफ एम इंटू ये वाला एन को आगे कर लेते हैं। तो देख लो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी तो हमें क्या करना पड़ा, एक मॉलिक्यूल की हाफ एम वी स्क्वायर निकाली हो इंटू एन कर दिया है ना। इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि आप एक मॉलिक्यूल की स्पीड निकाल रहे हो, काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो, इंटू एन कर रहे हो। तो कौन सी स्पीड यूज करनी पड़ी, आरएमएस वाली ना। हर जगह कैलकुलेशन में हमेशा हम लोग आरएमएस स्पीड ही यूज करेंगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ना। पीछे अभी इसका भी एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे तो आप देखोगे आरएमएस स्पीड वाला ही टर्म आएगा। ये नोट कर लो, फिर प्रेशर वाले एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं। अबे अमन, दोपहर हो गई, जग जा अब, कितना सोएगा। ओम अभी यही लिख रहा है तू, जल्दी लिख भाई। तो देखो आरएमएस का याद है, आरएमएस कैसे आता था, C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर करना रहता था, उसका मीन लेके अंडर रूट लगाना रहता था ना, ये आरएमएस होता है। तो अगर अंडर रूट इधर कर दूंगा तो सी आरएमएस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग प्रेशर वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेशन देखते हैं ना। चलो नेक्स्ट पेज पे। पी का अब डेरिवेशन देखते हैं। तो डेरिवेशन के लिए देखो हम ऐसे सोच सकते हैं, जैसे ये हमारा कंटेनर है, इसके अंदर ये लाल लाल रंग के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। तो अरे यार कल पे जल्दी जल्दी लिखो भाई।
तो अपने देखो ये जो लाल लाल रंग के गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, ये रैंडमली किधर भी जा रहे होंगे ना, तो आप उसको रिजॉल्व करके उसके 3 कंपोनेंट लिख सकते हो, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, और एक जेड डायरेक्शन में ना। इधर हमने एक्स एक्सिस मान लिया, इधर वाई एक्सिस मान लिया, और बाहर को जेड एक्सिस मान लिया ना। ये मॉलिक्यूल नंबर 1 है, तो इसलिए इसके एक कंपोनेंट को 1 लगा के लिखाया है ना। तो आप बोल सकते हो इसका जो C1 मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, CX1 I कैप। C1 मॉलिक्यूल की, पहले मॉलिक्यूल की स्पीड को C1 लिखा है ना, CY1 J कैप और CZ1 K कैप। और अगर मॉड निकालो तो क्या आएगा, C1 का स्क्वायर बराबर आएगा CX1 का स्क्वायर, CY1 का स्क्वायर, CZ1 का स्क्वायर। सही बात है कि नहीं? सही है, यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो ये वाला जो वाई जेड प्लेन में वॉल होगा, ये समझो यहाँ पे जो वॉल होगा वो वाई जेड प्लेन में आ रहा होगा ना, बाहर को है वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है ना। तो इस वाले वॉल पे कौन से कंपोनेंट की वजह से कोलिजन हो रहा होगा, इस वाले कंपोनेंट की वजह से ही ना, नहीं इसके वजह से मॉलिक्यूल आके टकरा रहे होंगे। तो हर एक कोलिजन में उसको कितना टाइम लग रहा होगा। मान लो अगर ये क्यूब कुछ हमने लिया है, क्यूब की एज लेंथ एल है, तो एक बार टकराने के बाद दूसरी बार फिर कितनी देर बाद आके टकराएगा, एक बार टकराया फिर जाएगा फिर वापस आएगा। अभी इस वॉल की बात चल रही है ना, अभी केवल इस वॉल की बात चल रही है। इस वॉल पे कितनी देर बाद टकराएगा, हर बार टकराने के बाद जाएगा फिर वापस आएगा, तो कितना डिस्टेंस चल के आएगा, जाने में और आने में टोटल डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ेगी, 2L। तो हर एक कोलिजन का टाइम पीरियड कितना बोलोगे, 2L अपॉन में CX1। अगर ये टाइम पीरियड हुआ तो एक सेकेंड में कितनी बार इस वॉल पे ये टकरा जाएगा मॉलिक्यूल। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड में कितनी बार होगा, 1 बाई टाइम पीरियड ना। तो ये कितना आ जाएगा, CX1/2L। सही बात है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी समझ आ रही है सबको, 1 बाई टाइम पीरियड होगा। अब देखो अगर मॉलिक्यूल का मास कुछ m है, तो वो टकराने में उसके मोमेंटम में कितने का चेंज आएगा। टकराने से पहले वो इधर को जा रहा था और टकराने के बाद इधर को जा रहा है ना। टकराने से पहले उसका मोमेंटम था m इंटू CX1 इधर को, और टकराने के बाद क्या हो जाएगा, वो अपोजिट में हो जाएगा। तो मोमेंटम में चेंज कितने का आ रहा है, अबे अमन सुबह हो गई है भाई। एक कोलिजन में मोमेंटम में चेंज कितने का आएगा। मोमेंटम में चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ना। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है ना। अगर वो एक ही लाइन में है तो अगर आप कोई एक को प्लस बोलोगे, मान लो इधर वाले को प्लस बोलोगे तो इधर वाले को माइनस बोलोगे, तो ये कितना आएगा। केवल हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं ना, डायरेक्शन वगैरह भी नहीं देख रहे हैं। तो फाइनल मोमेंटम कितना है, इधर को है ना, तो इसको माइनस में लिखोगे, और इनिशियल इधर को है तो इसको प्लस में लिखोगे। ये माइनस ये वाला ऊपर फॉर्मूले का माइनस है, तो चेंज आएगा 2mCX1। एक कोलिजन में इतने का चेंज आ रहा है। तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई एक सेकेंड में कितने मोमेंटम में चेंज आ जाएगा, एक कोलिजन में इतने का चेंज आ रहा है और एक सेकेंड में कितनी बार टकरा रहा है, CX1/2L ना। ये F क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड। तो आप बोल सकते हो कि मोमेंटम में चेंज इन 1 सेकेंड, dp/dt क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। तो ये कितना होगा, एक कोलिजन में चेंज इनटू नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड।
ये कुछ समझ आ रहा है क्या हुआ? 1 सेकेंड में इतनी बार टकराया है ना। 1 सेकेंड में जो मोमेंटम में चेंज होता है उसको क्या लिखते हो? dp/dt लिखते हो ना। ठीक है, तो ये कितना आ जा रहा है? 2 कट जाएगा, यहां पे आ जाएगा mc(x1)² तो ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या बोलोगे? फोर्स ना। वॉल पे एक मॉलिक्यूल की वजह से कितना फोर्स फील हो रहा है? इतना फोर्स फील हो रहा है ना। फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू वन मॉलिक्यूल। रेट ऑफ चेंज मतलब 1 सेकेंड में कितने का चेंज होता है उसको रेट बोलते हैं ना। तो आप कैसे निकालोगे? एक कोलिजन में इतने का चेंज आ रहा है और 1 सेकेंड में इतने कोलिजन हो रहे हैं। हाँ, ऐसा y और z में भी आएगा, लेकिन तू पेशेंस रख, अभी x पे फोकस करने दे। समझ आ रहा है सभी को? x में एक मॉलिक्यूल जब टकरा रहा है तो इतने का चेंज आ रहा है, और ऐसे वो 1 सेकेंड में इतने बार कोलाइड कर रहा है, तो 1 सेकेंड का चेंज ये बोलेंगे ना टोटल। समझो ना, एक बार टकराने में मान लो 10 का चेंज आया मोमेंटम में, और 1 सेकेंड में 100 बार टकरा गया, तो टोटल 1 सेकेंड में कितना मोमेंटम में चेंज आया? तो 10 × 100 कर देंगे। तो आप इसको क्या बोलोगे? मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज को फोर्स बोलोगे ना। तो ये क्या है? फोर्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल ना, इस वाले वॉल पे फोर्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल आया है, तो आप इसको बोलोगे फोर्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल ना। ये कौन से वाले वॉल पे आया है ना? जो, इसको Fx लिख देता हूं ना, जो x एक्सिस के सामने वाला वॉल था उस उधर आया है, वो आया है mc(x1)² L। तो प्रेशर कितना पड़ रहा होगा एक मॉलिक्यूल की वजह से? प्रेशर ड्यू टू, ये अभी Fx हटा देता हूं, ड्यू टू वन मॉलिक्यूल की वजह से प्रेशर कितना पड़ रहा होगा? उसको हमें फोर्स को क्या करना पड़ेगा? एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा ना। इस वॉल का एरिया कितना होगा? ये क्यूबॉइड लिया है हमने, एरिया कितना होगा इसका? L² होगा ना। ये समझो ना, ये अंदर को गया होगा ऐसे, क्यूबॉइड है, तो ये साइड L है और ये साइड भी L है, तो ये एरिया कितना आएगा? L²। तो L² से डिवाइड कर देंगे। तो एक मॉलिक्यूल के वजह से एक्स एक्सिस के अलोंग, देखो श्रेयस, हम कोई ऐसा ले रहे हैं जिसमें कैलकुलेशन इजी हो ना, कोई एक लेके डिराइव कर ले रहे हैं, और ये चीज सबके लिए वैलिड है। तो ऐसे अगर हम हर एक मॉलिक्यूल की वजह से एक्स एक्सिस के अलोंग प्रेशर कितना पड़ रहा है ये देखें, उसको हम लोग अगर बोले प्रेशर ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल, प्रेशर ड्यू टू, अंदर n मॉलिक्यूल है ना, प्रेशर ड्यू टू n मॉलिक्यूल देखें, ये सब अभी एक्स एक्सिस के लॉन्ग देख रहे हैं ना। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर हम प्रेशर ड्यू टू n मॉलिक्यूल देखेंगे तो उसको px लिख देते हैं, तो वो कितना हो जाएगा? ये L³ हो चुका था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा mc(x1)² एक मॉलिक्यूल का प्रेशर, तो स्केलर क्वांटिटी है ना, जितने मॉलिक्यूल हैं सबका प्रेशर ऐड होता जाएगा। ऐसे अगर n मॉलिक्यूल है तो सबका प्रेशर ऐड कर देंगे। ये आपने एक बार केमिस्ट्री में भी डिराइव किया होगा ना। L³ को क्या बोलोगे? वॉल्यूम। ना ऐसे आ जाएगा। अच्छा, उस टाइम डिराइव नहीं किया था, केवल फॉर्मूला देखा था।
ठीक है, वैसे भी ये तो फिजिक्स में ही डिराइव करना चाहिए। तो ये आ जाएगा, इसको आप वॉल्यूम बोल सकते हो ना, इसको आप वॉल्यूम बोल सकते हो। तो ये अच्छा, फॉर्मूला भी नहीं था, पता नहीं, मुझे लगा शायद फॉर्मूला होगा। ऐसे करते हुए पूरा ना, ये v वॉल्यूम है ना। तो अब देखो, इसको आप क्या बोल सकते हो, ये x एक्सिस के वेलोसिटी की वजह से जो प्रेशर है वो px निकाला हमने ना। अब देखो यहां पर x एक्सिस में जैसे प्रेशर पड़ रहा होगा, ऐसे y एक्सिस की तरफ ये मूव कर रहा होगा, उधर भी प्रेशर पड़ रहा होगा, और ऐसे z में भी पड़ रहा होगा। तो जब आप x एक्सिस वाला प्रेशर निकाल रहे हो तो वहां पर आप यहाँ पे x निकाल यूज कर रहे हो। जब y के लॉन्ग वाला प्रेशर देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे MYV, यहाँ क्या आने लग जाएगा, CY1 का स्क्वायर, CY2 का स्क्वायर, ऐसे आ रहा होगा ना। और ऐसे ही जब हम जेड के लॉन्ग वाला प्रेशर देखेंगे तो यहाँ पे CZ1 का स्क्वायर, CZ2 का स्क्वायर, ऐसे आ रहा होगा ना। अब देखो यहाँ पे रैंडम मोशन हो रहा है, तो रैंडम मोशन हो रहा है तो हर एक वॉल पे प्रेशर आप क्या मानोगे, हर एक वॉल पे रैंडम मोशन के वजह से प्रेशर तो सेम ही मानोगे ना। तो आप मानोगे कि PX PY PZ सब सेम होने चाहिए। तो अगर हम इनका ना, हर एक वॉल पे प्रेशर सेम पड़ रहा होगा, तो अगर हम इन तीनों को ऐड करें ना, ये नोट कर लो पहले, यहां तक ये नोट करो सभी। ये पेज होने के बाद बोल देना। तो आप देखो, तीनों वॉल पे प्रेशर सेम ही पड़ रहा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों साइड के प्रेशर का एवरेज करके बताते हैं कि तीनों वॉल पे प्रेशर कुछ मान लो P है, तो P क्या होगा, ये इन तीनों प्रेशर का एवरेज होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1/3 PX प्लस PY प्लस PZ ना, तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, तीनों को ऐड करोगे तो ये तो कॉमन हो जाएगा, सबके x वाले वेलोसिटी अलग ऐड हो जाएंगे, ये वन के सबके, वन वाले सबको अलग ऐड करो, टू वाले सबके अलग ऐड करो, ऐसे हो जाएगा। तो क्या आने लग जाएगा, MYV कॉमन हो जाएगा, और अंदर क्या आएगा, CX1 का स्क्वायर, CY1 का स्क्वायर, CZ1 का स्क्वायर, वन का सबका ऐड हो गया।
फिर सी x2 स्क्वायर, सी y2 स्क्वायर, सी z2 स्क्वायर, ऐसे पूरा n तक आएगा ना। अब देखो ये याद है, इसको आप क्या लिखोगे, c1 स्क्वायर। याद है c1 स्क्वायर क्या था, cx1 स्क्वायर, cy1 स्क्वायर, cz1 स्क्वायर। देखो ये शुरू में मैंने लिखा था यहाँ पे, इसको क्या लिखोगे, पहली वेलोसिटी, पहले मॉलिक्यूल की नेट वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m/3v, यहाँ आ जाएगा c1 स्क्वायर, c2 स्क्वायर, ऐसे करते हुए पूरा cn स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, अमन क्या लिखेंगे इसको, ये वाला टर्म हमारा CRMS का स्क्वायर है ना, और ये वाला n, तो हमारा ये आ गया 1/3 mn/v इंटू CRMS का स्क्वायर। तो ये हमने प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया। नोट कर लो इसको। हाँ, ये वाला याद रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, P = 1/3 mn/v इंटू CRMS का स्क्वायर। ये आराम से याद रहेगा ना, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है ना, पहली बार थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, बाद में आराम से याद रहेगा। नोट हो गया। तो अब देखो, ये जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन डिराइव किया, इस एक्सप्रेशन को लेते हुए हम लोग अब कुछ लॉ डिराइव कर सकते हैं ना, इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग बॉयल्स लॉ डिराइव कर सकते हैं, चार्ल्स लॉ डिराइव कर सकते हैं, गै-लुसैक लॉ डिराइव करेंगे, एवोगैड्रो लॉ, और इन सबको मिलाते हुए आइडियल गैस इक्वेशन। हाँ, वो सब फिर से आएगा ना, उसके क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे। तो आप देखो ये कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो मान लो हम लोग पहला वाला लॉ देखते हैं, बॉयल्स लॉ। ना बॉयल्स लॉ में देखो, हमें देखो यहाँ पे पता है P = क्या है, 1/3
mn बाई v इंटू सी आर एम एस का स्क्वायर। सी आर एम एस हमें पता है किस पे डिपेंड करता है, अंडर रूट टी पर। अबे यही लास्ट स्लाइड है पार्थ, इसके भी पीछे चल रहा है अभी तू। देखो सी आर एम एस अंडर रूट टी पे डिपेंड करता है ना, तो सी आर एम एस का स्क्वायर जो होगा वो टी पे डिपेंड करेगा ना। तो अब देखो अगर हम यहाँ पे ऐसे सोचें कि अगर हम गिवन मास ऑफ गैस ले लें, गैस जो भी हम सैंपल ले रहे हैं उसका मास कांस्टेंट ले लें और टेम्परेचर कांस्टेंट ले लें, अगर ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो ये दोनों टर्म कांस्टेंट हो जाएंगे ना। तो वहां पे P और V में क्या रिलेशन आएगा, P जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V आएगा ना। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V आएगा, इक्वल टू नहीं बोलेंगे भाई, प्रोपोर्शनलिटी देख रहे हैं अभी ना। तो ये देख रहे हो बॉयल्स लॉ क्या है, उसमें गैस का जो मास है वो वैरी नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट मास के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस ना, यही बॉयल्स लॉ है। तो ये पहले नोट करो, फिर अगले पेज पे स्टेटमेंट लिखते हैं। बॉयल्स लॉ है, ई भी होता है। नाइनेस भी पढ़ा है ऑक्सफोर्ड में। अरे 2 मिनट लगेगा यार श्रेयस, लिख देने दे। हाँ इजी तो है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट पे ध्यान रखना है ना, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ आएगा। कुछ कुछ पॉइंट पे ध्यान रखना होता है, लॉ तो इजी है बट हम गलतियां करते हैं इसमें। अरे यार सारा तू मेन जो उसका वो है मेन मटेरियल, तू सोच रहा है ऐसे लिखा दिया जाए, क्वेश्चन में ही समझाऊंगा उसको। माहौल नहीं बनाने दे रहा है श्रेयस, ऐसे ही सब सीधे सीधे बता दो। हाँ हाँ रहेंगे रहेंगे। अगले पेज पे चलूं। तो देखो हमें अब क्या यहाँ पे ध्यान रखना है कि फॉर गिवन mass of gas and at constant temperature तुझे बोर नहीं होने दूंगा श्रेयस, तू नोट कर अभी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना।
ये श्रेयस के साथ बहुत दिक्कतें हैं भाई। चेहरा भी दिखाते रहो और स्टेटमेंट भी मत लिखो। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि इस चीज को अंडरलाइन कर लो ना, यहाँ पे गलती होती है। हम लोग कई बार मास कांस्टेंट नहीं देखते हैं और उसके लिए बॉयल्स लॉ लगा देते हैं। तो अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, देखना तुम लोग लगाओगे मेरे बोलने के बाद भी। हाँ प्रथम ये सही बोल रहा है, थंबनेल पे ही लगा देता हूँ। अबे श्रेयस लिखाना जरूरी है भाई, ये ना अभी देख मैं क्वेश्चन दूंगा तू गलत करेगा, इसलिए करा रहा हूँ। अबे सब रामायण खत्म हो जाती है फिर ये ध्रुवील आता है, राम कौन था सीता कौन थी। क्या फिर से बताना है? ये लिखा है कि गैस का मास जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए फॉर गिवन मास ऑफ गैस एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ना, मास चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V आया है, जिसको हम बोल सकते हैं P इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट बाय V, मतलब PV इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है ना, C स्पीड नहीं है ना, कांस्टेंट है। ये रजत कुछ भी कर सकता है भाई। तो यहां से हम ऐसे भी लगा सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2, जहां पे C क्या है, कांस्टेंट है। नहीं नहीं C सही है भाई, C लिखने दो। कांस्टेंट के लिए भी C होता है। अब अगर हम देखो P और V का ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा होगा ना, ग्राफ आपने बनाया होगा कुछ ऐसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ना। नहीं ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ आइसोथर्मल ग्राफ है, क्या बात है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ ऊपर को शिफ्ट होता जाता है ना। ना अगर हमने दो अलग अलग टेम्परेचर पे ये ग्राफ बनाए, ना अगर ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा ना, T2 यहाँ पे ग्रेटर देन T1 होगा। या फिर टेम्परेचर सेम है, अभी हमने मास को कांस्टेंट रखा है और टेम्परेचर बढ़ाया तो ये आया, या फिर हम अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख के मास वेरी कराएं। सेम टेम्परेचर पे एक M1 मास के लिए ग्राफ है और एक M2 मास के लिए ग्राफ है। तो ज्यादा मास बढ़ेगा तो ग्राफ ऊपर को शिफ्ट होगा ना, यहाँ पे M2 ग्रेटर देन M1 है। M इंटू एन मास था ना, तो M इंटू एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दे रहे हैं। M तो एक मॉलिक्यूल का मास है। ये आप कैसे बोल सकते हो? ये कोई बता सकता है कैसे हम बोल सकते हैं इन दोनों में कंपेयर करके कि T2 ग्रेटर देन T1 है, या यहाँ पे कैसे बोल सकते हैं N2 ग्रेटर देन N1 है? देखो आप ऐसे कोई भी एक प्रेशर या एक वॉल्यूम लेके सोचोगे, मान लो हम एक प्रेशर ले लें, सेम प्रेशर पे दो अलग अलग का वॉल्यूम देखें,
तो इस वाले ग्राफ में सेम प्रेशर पे वॉल्यूम कम है, जबकि इसमें प्रेशर पे सेम प्रेशर पे वॉल्यूम ज्यादा है। और हमें पता है पीवी इक्वल टू होता है एन आर टी ना। अगर प्रेशर को सेम रखते हुए कंपेयर करें ना, इस दोनों ग्राफ में प्रेशर सेम है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है यहां से यहां, सेम प्रेशर के लिए इसमें वॉल्यूम कम है जबकि इसमें वॉल्यूम ज्यादा है, तो अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं। और दूसरे वाले में अगर टी को सेम रख दोगे तो एन जब बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा। सेम ऐसे उसमें भी सोच सकते हो। कुछ चमक रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नोट करो यहां तक। अरे नहीं यार, क्लास छोड़ नहीं सकता, कोर्स ऑलरेडी एचएनटी में थोड़ा स्लो हो गया है, फिर संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ जाएगी। संडे को फ्री चाहिए कि नहीं तुम लोगों को? यहां तक नोट हो गया? स्टेटमेंट क्यों लिखा है श्रेयस, अभी मैं तुझे आगे बताऊंगा। हाँ नेक्स्ट में हो जाएगा यार, आज ये नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होता तो आज ही लगभग खत्म हो जाता। अगर हम P का 1/V के साथ ग्राफ बनाए तो वो ग्राफ कैसा बनेगा? टेस्ट रहेगा यार, लास्ट साल संडे भी नहीं रहता। स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन ना, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो मतलब P इक्वल टू सी इंटू 1/V। अब अगर इसको y एक्सिस पे दिखा रहे हैं और x एक्सिस पे 1/V दिखा रहे हैं ना, 1/V को x बोल रहे हैं ना, तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दिखाएंगे ना। ना प्रेशर जीरो नहीं दिखाएंगे, तो इसलिए यहाँ डॉटेड लाइन दिखाएंगे ना, आगे के लिए फिर ऐसे कर देंगे। सी यहाँ वहां पे स्लोप है। अगर एल एन पी और एल एन वी का ग्राफ बनाना हो तो कैसा बनेगा? एल एन पी और एल एन वी का ग्राफ बताओ। हाँ माइनस स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन ना, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, दोनों साइड एल एन ले लो, तो एल एन पी प्लस एल एन वी इक्वल टू एल एन सी, तो एल एन पी इक्वल टू माइनस एल एन वी प्लस एल एन सी, तो ये कुछ y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस समथिंग कांस्टेंट टाइप आ गया ना। स्लोप -1 है, एल एन वी को x बोलना है ना, एल एन पी को y, तो माइनस स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। नोट कर लो यहां तक।
हो गया नोट? अगले पेज पे चलें। फिर अगर हम लोग पीवी का ग्राफ ड्रॉ करें टेम्परेचर के साथ, कैसी स्ट्रेट लाइन आएगी? पीवी इक्वल टू होता है एन आर टी। तो इस पूरे को हमें वाई एक्सिस पे दिखाना है और टाइम को एक्स। तो ये कैसा ग्राफ आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर आपको पीवी का पी के साथ ग्राफ ड्रॉ करना हो, पीवी का पी के साथ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उसका कांस्टेंट बनेगा ना। पी चेंज करोगे अगर टी कांस्टेंट है तो पीवी चेंज नहीं होगा ना। पीवी इक्वल टू एनआरटी में टी कांस्टेंट है। सेम वे में पीवी का वी के साथ भी कांस्टेंट आएगा। नोट होने के बाद बोल देना। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। अगर P और V के बीच में एक आपको ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो सभी। अगर कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है, हम इधर से इधर जा रहे हैं, प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, इस साइड से इस साइड आ रहे हैं। अभी 5 मिनट बाकी है, तो हमें बताना है, या फिर ये चलो होमवर्क में नोट कर लो, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला, यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है। दूसरा, टेम्परेचर कम हो रहा है। तीसरा ऑप्शन, फर्स्ट T is increasing, then T is decreasing. Fourth, first T is decreasing, then T is increasing. क्वेश्चन समझ आया? कोई हमें ऐसा पीवी ग्राफ दिया हुआ है ना, इसमें हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं। तो इस ए से बी की तरफ जाने में टी का क्या हो रहा है, टेम्परेचर का क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या बोलेंगे? नहीं 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 नहीं, 2 मिनट है, बता दूं। इसमें देखो, पहले टी इंक्रीज हो रहा है, फिर टी डिक्रीज हो रहा है। कैसे बता सकते हैं? हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे आइसोथर्मल ग्राफ्स थे,
और उनके एक एक पॉइंट लेकर के ऐसा हमने एक ग्राफ बना दिया है, ऐसा ग्राफ बना दिया है। तो इस ग्राफ में एक एक पॉइंट लेकर के ऐसे बहुत सारे आइसोथर्मल ग्राफ्स को लेकर के हमने ग्राफ बनाया है। तो क्या हो रहा है इसमें, पहले आप इस ग्राफ में जब ऐसे चल रहे हो तो इधर से पहले इधर आए, इस ग्राफ से अगर इस ग्राफ पे आ गया तो टेम्परेचर बढ़ गया ना, फिर इस ग्राफ पे आया और टेम्परेचर बढ़ा, ऐसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और बाद में इस ग्राफ से इस ग्राफ पे जा रहे हो, फिर इस ग्राफ पे, फिर इस ग्राफ पे, तो बाद में क्या होने लग गया, टेम्परेचर कम होने लग गया। तो पहले टी इंक्रीज हो रहा है, फिर टी डिक्रीज हो रहा है। ये तो इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट था। नॉर्मल तरीके से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अबे चमन ये कई सारे आइसोथर्मल ग्राफ को के पॉइंट्स लेकर के ग्राफ बना के दिया हुआ है ये। तो अगर आप इस ग्राफ से इस ग्राफ पे आए तो टेम्परेचर बढ़ेगा कम होगा, बढ़ जाएगा ना, ऊपर जाता है ग्राफ तो टेम्परेचर बढ़ता है ना, इससे इधर टेम्परेचर बढ़ गया फिर बढ़ गया। अब आप यहां से यहां आए, फिर यहां यहां, फिर बाद में वापस उल्टा जाने लगोगे। दूसरा देखो, हम ऐसे बोल सकते हैं ये पीवी वाला रिलेशन क्या है, निगेटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट वाली स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो पी इक्वल टू समथिंग माइनस एम इंटू वी प्लस सी, जहां एम कोई पॉजिटिव नंबर है ना, एम माइनस आगे अलग से लगा दिया है। तो यहाँ पे पीवी में ये रिलेशन है ना, और साथ में पीवी इक्वल टू होता है एन आर टी, तो पी की ये वैल्यू डाल दो। आपको वाई एक्स, यहाँ पे टेम्परेचर का क्या हो रहा है ये चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो टी इक्वल टू माइनस एम बाई एन आर इंटू वी स्क्वायर प्लस सी अपॉन में एन आर इंटू वी। तो ये टी और वी में कैसा रिलेशन है, टी और वी में बताओ, टी का पावर 1 है और वी का मैक्सिमम पावर 2 है। टी और वी का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो तो कैसा आएगा, बताओ बच्चों, इसमें टी और वी का ग्राफ कैसा आएगा, टी का पावर 1 है और वी का पावर 2 है, पैराबोला आएगा। और टी का पावर 1 है तो ग्राफ का माउथ किधर को ओपन होगा, अगर यहाँ पे मैं टी और वी का ग्राफ बनाऊं तो टी के साइड ओपन होगा ना, तो टी के साइड या तो ऊपर को ओपन होगा या नीचे को ओपन होगा। अब वी स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, वी स्क्वायर का कॉफिशिएंट निगेटिव है, तो नीचे के साइड ओपन होगा ना, मतलब ये वाला ग्राफ बनाना है, ऐसा वाला। अब टी को जीरो डाल दोगे और पता करोगे कहां कहां पे कट करेगा। टी को जीरो डालोगे तो वी की दो वैल्यू आएगी, एक तो वी इक्वल टू जीरो आ रहा होगा और एक कुछ और वैल्यू आ रहा होगा। टी को जीरो डाल के देखो कहां कहां कट कर रहा है, तो आपको दो वैल्यू मिलेंगी, तो आप कुछ ऐसा ग्राफ बनाओगे ना। इसमें ये सब निगेटिव वॉल्यूम नहीं हो सकता, तो ये सब पार्ट आपका हाइपोथेटिकल है ना, वॉल्यूम निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये सब पार्ट हटा दोगे ना। इतना पार्ट आपका ग्राफ है। तो इसमें क्या दिख रहा है, पहले टेम्परेचर ऊपर जा रहा है ना, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये मैक्सिमम हुआ है, फिर नीचे आने लगा, फिर टेम्परेचर कम होने लगा। कुछ चमका मैं क्या बोल रहा हूं ना, तो ये हम ऐसे पूरा सॉल्व करके सोच सकते हैं कि पहले टी बढ़ा है फिर कम हुआ है। और अगर हम बॉयल्स लॉ यूज करके ऐसे तुरंत भी कर सकते हैं। अबे चवन, पैराबोला का ग्राफ बनाना कब सीखोगे, इतना देने के बाद तो मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहिए, इतना बताने के बाद भी अगर समझाना पड़ेगा तो क्या फायदा हुआ ग्राफ पैराबोला समझाने का। तो लगाना पता है तो भाई, तुझे पता रहता है लेकिन लगाने में बहुत आलस करता है। इस चीज का बस ग्राफ बना दे। अगर तुझे मैं एक ऐसा रिलेशन दे दूं y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इसका ग्राफ कैसा बनाएगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनाएगा ना, जीरो और टू पे कट करने वाला। तो बस यहाँ पे कांस्टेंट कुछ और है तो उस हिसाब से ये कुछ और जगह पे कट करेगा, एक जीरो पे कट करेगा, एक कोई और कांस्टेंट पर।
y को 0 डाल के देखते थे ना कहाँ कट कर आना है, फिर वो वाला ग्राफ बनाते थे। बस नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा भाई। समझ आया सभी को ना? ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना। होमवर्क आज भी नहीं दे रहा हूं, और अच्छे से सब रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट क्लास में फिर होमवर्क दूंगा। ठीक है, बाय बच्चों।